हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी नेशनल हाईवे और वो लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले महीने मैंने अपना एक नॉवेल कंप्लीट किया था। उस नॉवेल को लिखने में मैंने दिमाग को ऐसा मत डाला था कि लगने लगा कि अब कुछ दिन तो दिलो दिमाग को तरोताजा करने के लिए किसी शांत और ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ प्रकृति का सानिध्य प्राप्त हो। कभी कभी एक सी नीरस जिंदगी भी हमें उबा देती है। वही मेरे साथ भी हो रहा था। मेरी गर्भवती पत्नी का 7वां महीना चल रहा था और डॉक्टर ने कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी की आशंका जताई थी। सो इस कारण वो भी इन दिनों अपने मायके गई हुई थी। मैं बालकनी में खड़ा शाम के सूरज को कतार में लगे अशोक के लंबे पेड़ों के झुरमुटों के पीछे छुपता देख रहा था कि मोबाइल बज उठा। ओए, क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं यारा, बस दिमाग का दही बन गया नॉवेल लिखते लिखते। तो सोच रहा हूँ कुछ रिफ्रेशमेंट हो जाए। आरती भी भोपाल गई हुई है। ये कुशल था, मेरे बचपन का दोस्त। वाह भाई, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। सुन, नासिक में एक हफ्ते का विपश्यना कैंप लग रहा है। श्री राम जी महाराज के सानिध्य में योग और ध्यान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तू कहे तो करा लूं रजिस्ट्रेशन। वो बोला। नेकी और पूछ करा डाल भाई। मैं खुश हो गया। एक दिक्कत है भाई, ये पूरा हफ्ता नो सोशल कॉन्टैक्ट, नो मोबाइल, नो न्यूज़पेपर और तो और 7 दिनों तक मौन व्रत धारण करना होगा। भाई ये तो और भी बढ़िया रहेगा, कम से कम कोई नया काम तो नहीं आएगा करने को। मैंने कहा तो तय रहा, निकलने की तैयारी कर। 3 दिन बाद मैं और कुशल निकलने वाले थे कि कुशल की माताजी की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण उसका जाना स्थगित हो गया और मैं अकेला ही इंदौर से नासिक अपनी कार से निकल पड़ा। इंदौर के उपनगर राऊ से मैंने सीधा नेशनल हाईवे पकड़ लिया और कानों में ईयर प्लग लगाकर अपने पसंदीदा रफी साहब को सुनते हुए करीब 100 की स्पीड से ड्राइव करते हुए मानपुर घाट पार करके आगे आने वाले ढाबे पर रुककर थोड़ा कुछ खाने का मन बना ही रहा था कि घाट की उतराई पर एक सज्जन को खड़े पाया जो रुकने का संकेत दे रहे थे। यूं तो इस वक्त रात का 10 या 10:30 ही बज रहा होगा, पर घाट का वो रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है। घुमावदार सड़कों के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर खड़े छोटे बड़े आड़े तिरछे पेड़ों को देखकर भय की अनुभूति स्वतः ही होने लगती है। ऊपर से इतने अंधे मोड़ कि जरा नजर चुकी कि दुर्घटना घटी समझो। ऐसे में कौन सज्जन है? लगता है गाड़ी खराब हो गई होगी। उनके करीब पहुंचकर मैंने कार रोक दी। भाई, यहाँ से कोई 50 किलोमीटर पर एक छोटा सा नर्सिंग होम है, कृपया वहां तक की लिफ्ट मिल जाएगी क्या? मैं जिस बस से यात्रा कर रहा था वो खराब हो गई है। उसके सारे यात्री किसी न किसी प्रकार चले गए, पर मैं रह गया। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो बोले, आइए बैठिए, आपको जहाँ जाना है मैं ड्रॉप कर दूंगा। मैंने देखा उनका चेहरा सर्द हो रहा था, जैसे उनको बहुत पीड़ा हो रही हो। धन्यवाद कहकर वो बैठ गए। आपको क्या तकलीफ हो रही है? उनकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए मैंने पूछा। सीने में हल्का दर्द सा महसूस हो रहा है। बोलते हुए भी उनके चेहरे पर दर्द झलक रहा था। सीट पर सिर टिकाकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। मेरे पास डिस्प्रिन है, आप खाकर कुछ नाश्ता कर लें तो थोड़ा बेहतर फील करेंगे। आगे ढाबे पर मैंने कार रोककर उनसे कहा और उनको दवा देकर वहीं कुर्सी पर बैठाने लगा तो पाया कि उनका बदन बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। खैर, पाव भाजी का ऑर्डर देकर मैं उनसे बातें करने लगा। ढाबे की रोशनी में उनका तेजस्वी सा व्यक्तित्व अलौकिक आभा से युक्त था। माथे पर तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला थी। आप सपन चट्टोपाध्याय हैं, बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक सपन दादा? बातों बातों में उनका परिचय पाकर मैं खुशी से उछल पड़ा। दादा, मैं एक अदना सा लेखक विनीत सक्सेना। मैंने अपना परिचय दिया। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी पीठ थपथपा दी। साहब, आपने 2 प्लेट पाव भाजी ऑर्डर करी? आप तो अकेले हैं और किससे बातें कर रहे हैं? तभी लड़का खाने का सामान रखने आया और बोला,
पागल है क्या? जानता भी है कौन है? मैंने उसे झिड़का। रात को यहाँ सब बेवड़े ही आते हैं। मेरी झिड़की सुन लड़का मुझे देखते हुए मुंह बिचका कर बोला। उसे लगा जैसे मैं खुद से ही बतिया रहा हूँ। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और सपन दादा से बातें करने लगा। वो थोड़ा ठीक महसूस कर रहे थे। उसके बाद हम वापस चल पड़े। दादा, चलूं आपके साथ हॉस्पिटल में अंदर? उनको नर्सिंग होम पर उतारकर मैंने पूछा। नहीं नहीं, रात ज्यादा हो गई है, तुम निकलो। भगवान चाहेगा तो दोबारा यहीं मिलेंगे। बेटा होने की मिठाई भी तो खिलानी पड़ेगी तुमको, उन्होंने हंसकर कहा। दादा, उसको आने में तो अभी 2 महीने बचे हैं और आप कैसे कह सकते हैं बेटा ही आएगा? मेरी इस बात पर वो बस मुस्कुरा दिए और पलटकर चल दिए। रात करीब 3 बजे मैं नासिक पहुंच गया और वहां विपश्यना शिविर में एक हफ्ते का प्रशिक्षण पूर्ण कर वापस लौट पड़ा। उसी नेशनल हाईवे 3 पर मेरी कार को ओवरटेक करते एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। कार डिसबैलेंस होकर सड़क के नीचे गहरे गड्ढे में जा गिरी। होश खोते खोते बस मुझे इतना ही याद है कि सपन दादा की बाहों ने मुझे उठाया हुआ है। जैसे ही मुझे होश आया, चकित दृष्टि से मैंने देखा माता पिता के साथ मेरी पत्नी आरती गोद में नन्हे बच्चे को लिए मेरे पास बैठी है। मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था, मैं इधर कैसे आया? सपन दादा, वो कहाँ है? मैंने पूछा। कौन सपन दादा? बेटा, तुम इस नर्सिंग होम के बाहर बहुत घायल अवस्था में बेहोश पड़े थे। तुम्हारे वॉलेट से फोन नंबर लेकर नर्सिंग होम के डॉक्टर ने हमें फोन करके बुलाया। तुम्हारी क्षतिग्रस्त कार गैरेज में पड़ी है। जिस दिन तुम नासिक के लिए निकले उसके तीसरे ही दिन आरती की तबीयत बिगड़ गई और प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी पड़ी। पर तुम्हें कैसे पता चला कि आरती की तबीयत खराब होने वाली है? तुम्हारे भेजे हुए एक नेक सज्जन ने उस मुसीबत में हमारा बड़ा साथ निभाया और उन्होंने तुमको ये देने को बोला था। मेरी तरफ एक सुंदर सा पेन बढ़ाते हुए पिताजी ने कहा। मैंने तो किसी को नहीं भेजा। वहां उस शिविर में रहते हुए तो मैं किसी के संपर्क में भी नहीं था। और ये पेन तो सपन दादा का है। पेन पर उनके नाम के इनिशियल SC लिखे हुए हैं। गहरे आश्चर्य से मैंने पूछा। नर्सिंग होम में स्वास्थ्य लाभ लेते हुए पिछले 1 हफ्ते के समाचार पत्रों को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो एक समाचार पर मेरी नजर टिक गई और उसको पढ़ते हुए मैं पसीने से भीग गया। दिल की धड़कनें तेज हो गई। समाचार पत्र हाथों से छूट गया। मैंने पढ़ा, मुंबई से आगरा जा रहे विख्यात बंगाली लेखक सपन चट्टोपाध्याय जी का मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर मानपुर घाट के पास हार्ट फेल हो जाने के कारण अकस्मात निधन। ये उसी दिन की बात थी जिस दिन मैं इंदौर से नासिक के लिए निकला था और मानपुर घाट के आगे से उनको अपनी कार में लिफ्ट दी थी। तो क्या मेरे साथ उनकी आत्मा थी? उनका हार्ट फेल हुआ था और वही पीड़ा मैंने उनके चेहरे पर देखी थी। उन्होंने ही आरती की सहायता करी। एक्सीडेंट के बाद उनकी आत्मा ने ही मुझे नर्सिंग होम पहुंचाया और उस पवित्र आत्मा ने आशीर्वाद स्वरूप अपना पेन दिया। मैंने मन ही मन उनको प्रणाम किया। ठीक होकर जब मैं नर्सिंग होम से बाहर आया तो देखा ये तो वही नर्सिंग होम था जहां मैंने सपन दादा की आत्मा को छोड़ा था। तो ये थी उस हाईवे की दास्तान जो हॉन्टेड तो नहीं पर अविस्मरणीय जरूर थी, जिसकी स्मृति स्वरूप वो पेन आज भी मेरे पास है, उस पवित्र आत्मा की अमानत के रूप में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें।